एक प्रोसेस की स्टेट को सेव करना और दूसरे प्रोसेस की स्टेट को लोड करना, इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच की जरूरत क्यों पड़ रही है? कॉन्टेक्स्ट स्विच की जरूरत इसी वजह से पड़ रही है कि हम चाह रहे हैं कि थोड़े से टाइम के लिए पहले प्रोसेस जॉब 1 चले, फिर थोड़े से टाइम के लिए जॉब 2 चले, फिर थोड़े से टाइम के लिए जॉब 3 चले एंड सो ऑन। ठीक है, इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि जिनकी जॉब जो है वो छोटी हैं, वो जल्दी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है, ठीक है, जिसको हमने प्रोसेस मैनेजमेंट में देखना है कि किस तरह से कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा होता है, किस तरह से स्टेट सेव हो रही होती है, किस तरह से प्रोसेस मेमोरी में लोड होते हैं, और जब प्रोसेस मेमोरी में लोड होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू अभी प्रोसेस मैनेजमेंट का आपको दिया है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब एक प्रोसेस मेमोरी में लोड होता है तो होता क्या? जब एक प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट करना है तो एवरी प्रोग्राम दैट यू नीड टू एग्जीक्यूट शुड बी इनटू द मेमोरी। ये आप हमेशा अपने माइंड में रखें, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है उसका मेमोरी में होना चाहिए। ठीक है, ये पहली चीज है। अब जब एक प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जब एक जॉब 1 आपने मेमोरी में लोड की है तो उसके बेसिकली 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सर जी, जी, सर व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा। वीडियो शेयर की हुई है आप लोगों के साथ। सर ये तो स्लाइड नजर आ रही है बस। सर हमें आ रहा है, इसने आई थिंक दूसरी यानी ओपन की हुई है स्लाइड वाली। सर हमें साफ नजर आ रहा है। इन्होंने स्लाइड ओपन की है सर आई थिंक। सो जब एक जॉब मेमोरी में लोड होती है, एक प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है, उसके 4 मेजर सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है कोड सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है डेटा सेक्शन, तीसरा सेक्शन होता है इसमें स्टैक, फोर्थ सेक्शन होता है इसमें हीप। कोड सेक्शन में क्या होगा? जब एक प्रोग्राम आप कंपाइल करेंगे उसकी बेसिकली मशीन कोड होगा, ठीक है, या आप उसको असेंबली लैंग्वेज समझ लें, असेंबली लैंग्वेज है। तो सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पे कोड सेक्शन में लोड होंगे। अगर एक प्रोग्राम की जो फाइल का साइज है वो 1 KB है तो 1 KB का जो डेटा है वो यहाँ पे लोड होगा। ठीक है, आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, जो असेंबली लैंग्वेज में आपने इंस्ट्रक्शन देखी, यहाँ पे लिखा है ऐड R1, R2, R3, subtract R4, R2 minus R1 एंड सो। इस तरह की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है, ये जब कंपाइलर कंपाइल कर दिया उसने कोड को, ये सारा का सारा कोड कहाँ पे लोड होगा? यहाँ पे। तो कोड सेक्शन में क्या होगा? कोड सेक्शन में आपका जितना भी आपका प्रोग्राम है वो आपका कोड सेक्शन में लोड होगा। ठीक है, डन। कोड सेक्शन क्लियर है। डेटा सेक्शन, डेटा सेक्शन में जितने भी आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे डेटा सेक्शन में होंगे। ग्लोबल वेरिएबल्स, ओके। स्टैक, स्टैक भी डिस्कस करते हैं। हीप आप क्यों यूज करते हैं? कभी किसी ने हीप यूज की है? सबने यूज की है। डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज की हुई है, पॉइंटर्स में भी यूज किया है, सी में भी आपने यूज किया, एमएलॉग यूज किया कभी आपने? एमएलॉग, सीएलॉग, सी लैंग्वेज में एमएलॉग, सीएलॉग कभी नहीं यूज किया आपने? और सी प्लस प्लस में न्यू कभी नहीं यूज किया? तो बेसिकली जब आप सी में एमएलॉग या सीएलॉग कर रहे होते हैं, न्यू कर रहे होते हैं सी प्लस प्लस में, तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो रही होती है रन टाइम पे। आपका प्रोग्राम जब चलता है रन टाइम पे, जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो वो डिमांड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के कि मुझे ये रिसोर्स दो, इतनी मेमोरी दो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उतनी मेमोरी इसको एलोकेट कर दे तो आपका प्रोग्राम फाइनली एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वहां पे एरर आ जाता है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी रन टाइम डिमांड मेमोरी होती है वो हीप के ऊपर एलोकेट होती है।
ठीक है। तो हीप सेक्शन में आपकी रन टाइम मेमोरी जो है वो हीप सेक्शन से हम एलोकेट करते हैं उस प्रोसेस को। ये प्रोसेस कहता है कि मुझे रन टाइम पे 100 बाइट्स चाहिए, तो 100 बाइट्स उसको हीप सेक्शन से एलोकेट होंगे, ठीक है। स्टैक में क्या होता है? स्टैक में आपकी जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा मेन, यहाँ पे आपने एक फंक्शन कॉल किया और वो फंक्शन था ये, यहाँ पे इसकी बॉडी है। तो जब एक फंक्शन कॉल होता है तो उसने रिटर्न करना होता है, यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे रिटर्न करना होता है। तो जो रिटर्न एड्रेस होता है, जो रिटर्न एड्रेस की रिटर्न इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है इसका जो एड्रेस होता है उसको कहते हैं रिटर्न एड्रेस, ठीक है। तो फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है, इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है वो रिटर्न एड्रेस होता है, वो रिटर्न एड्रेस स्टैक पे स्टोर होता है। तो फंक्शन रिटर्न एड्रेस इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन स्टैक, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा पता क्या होता है? स्टैक क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल स्टैक फंक्शन में इस फान ने आगे फान 1 को कॉल किया, फान 1 यहाँ पे, तो फान 1 का जो रिटर्न एड्रेस है वो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया, यहाँ पे इसने फॉर एग्जांपल फान 2 को कॉल किया, दैट्स ऑल। तो स्टैक इस तरह से वर्क करता है। कौन सी पॉलिसी होती है स्टैक की? फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, या लीफो पॉलिसी होती है। सबसे पहले ये फॉर एग्जांपल एड्रेस है ए, रिटर्न एड्रेस ये एड्रेस है बी, ये एड्रेस है यहाँ पे सी। सबसे पहले मुझे ये बताएं बॉटम पे कौन सा वेरिएबल स्टोर होगा, ए बी सी, कौन सा, सी या ए? ए। सबसे पहले ए स्टोर। जब ये फंक्शन कॉल हुआ इसका रिटर्न, इसने यहाँ पे जंप करने से पहले इसका रिटर्न एड्रेस जो है वो यहाँ पे स्टैक पे सेव कर दिया। फंक्शन कॉल का टाइम फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसने फंक्शन 1 कॉल कर दिया। फंक्शन 1 का जो रिटर्न एड्रेस है वो है बी, तो अब बी स्टोर कर दिया। जब फंक्शन 1 कॉल हुआ, फंक्शन 1 जो है उसने आगे फंक्शन 2 को कॉल कर दिया। फंक्शन 2 बाद में किसी को कॉल नहीं कर रहा, तो फंक्शन 2 का जो रिटर्न एड्रेस है बस सी, तो ये सी कर दिया। जब फंक्शन 2 रिटर्न करेगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यहाँ से पॉप क्या होगा? सी, तो सी के ऊपर जंप करेगा, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा। जब ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो जंप किससे करेंगे? बी पे। तो नेक्स्ट जो एड्रेस है वो है बी, तो बी पे जंप करके तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो पॉप करेंगे ए, तो ए एड्रेस पे जंप करेंगे, ए यहाँ पे, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरह से फेयरली हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग स्टैक। लीफो पॉलिसी को हम किसी के लिए इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि लीफो हमारी इस कॉलिंग को फेयरली मैनेज कर रहा है, ओके। तो दैट इज व्हाई स्टैक इज यूजिंग। तो रिटर्न फंक्शन रिटर्न एड्रेस स्टैक के ऊपर स्टोर होता है, और इसके ऊपर क्या स्टोर होता है? फंक्शन में जो पैरामीटर्स पास करते हैं ना हम, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपने इंट डी, बेसिकली जब फंक्शन कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक वेरिएबल पास करेंगे, कोई वेरिएबल पास कर सकते हैं, कोई स्टैटिक वैल्यू पास कर सकते हैं। तो ये जो आप पैरामीटर पास कर रहे हो, ये पैरामीटर भी स्टैक के ऊपर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि पहले ए पुश कर दिया, ए के ऊपर आपने उसका पैरामीटर पुश कर दिया, फाइल 5, ठीक है। तो फाइल जब आपने पास कर दिया तो जब आपके फंक्शन यूज हो रहा होगा, ठीक है, तो उसमें ये फाइल जो है पॉप हो जाएगा, फाइल जो है ये पॉप हुई, फाइल यहाँ पे यूज हो रहा है। तो लोकल वेरिएबल है बी, फाइल इसमें कॉपी हो जाएगा, तो फाइल यहाँ से पॉप कर देंगे। जब सारा का सारा फंक्शन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये पॉप होगा, तो तब हम यहाँ पे दोबारा से जंप करेंगे। तो जितने भी फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, नंबर 2 पहली चीज जो है वो रिटर्न एड्रेस है, नंबर 1। नंबर 2 फंक्शन पैरामीटर्स, वो स्टैक के ऊपर स्टोर होते हैं, फंक्शन पैरामीटर्स। नंबर 3 जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो भी स्टैक के ऊपर स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन जितने भी लोकल वेरिएबल्स यूज कर रहा है वो भी स्टैक के ऊपर स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रिटर्न करना है ए के ऊपर, सबसे पहले ए स्टोर हुआ, फिर हमने फाइल को स्टोर कर दिया, फिर हमने इसके अंदर जो भी लोकल वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल डी लोकल वेरिएबल है, सी लोकल वेरिएबल है, वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया।
जब ये फंक्शन एग्जिट करेगा, ठीक है, ये बेसिकली जब तक ये यूज कर रहा होगा इन वेरिएबल्स को, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है पॉप होती है। जब ये एंड हो जाएगा फंक्शन तो रिटर्न एड्रेस होगा, हम वहाँ पे जंप करते हैं। तो जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन पैरामीटर्स और रिटर्न एड्रेस, ये तीन चीजें जो है आपकी स्टैक के ऊपर स्टोर होती हैं। अब आपको पता चल गया कि जब आप प्रोसेस मेमोरी में लोड होता है तो उसके कौन कौन से सेक्शन है, कैसे स्टोर होता है, समझ आ गया आपको? यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो? मेरा क्वेश्चन है कि स्टैक का साइज क्या होगा? आपने जिन्हें कोड सेक्शन का पहले कोड सेक्शन का साइज कहाँ से आएगा? प्रोग्राम के साइज से, वो तो समझ आ गया। डेटा सेक्शन का साइज कहाँ से आएगा? ग्लोबल वेरिएबल से। ग्लोबल वेरिएबल दो है, एक फ्लोट है, एक बूल है। बूल को चाहिए 1 बाइट, फ्लोट को चाहिए फॉर एग्जांपल 8 बाइट्स, टोटल 9 बाइट्स चाहिए। डेटा सेक्शन का जो सेक्शन है जो उसका साइज आपको 9 बाइट्स होगा, वो भी होगा क्लियर। स्टैक का साइज क्या होगा? जितना हमारा कोड का साइज नहीं, स्टैक का साइज कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब ये है कि जब एक प्रोग्राम मेमोरी में लोड करेंगे साइज कितना देंगे? क्या उसको अनलिमिटेड मेमोरी देंगे? तो स्टैक वो इसकी स्टैक जो प्रोग्राम का साइज है वो इन 4 सेक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहले 2 सेक्शंस तो मैंने आपको बता दिए, फिर उसका हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसका साइज। जो स्टैक है उसका साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर तीनों को प्लस करके टोटल तीनों को प्लस कर देंगे। कौन सी चीजें हैं? रिटर्न एड्रेस, फंक्शन पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स। क्या ये चीजें काउंटेबल है? यस सर। काउंटेबल नहीं है? फंक्शन कोई काउंटेबल नहीं है? मेरा नंबर ऑफ फंक्शन 5-6 फंक्शन है, ठीक है, तो काउंटेबल है। कंपाइलर नोस एवरीथिंग। जब कंपाइलर कंपाइल करता है उसको पता होता है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब पता है कि इसमें 4-5 फंक्शंस हैं, तो उतने रिटर्न एड्रेस आपको स्टोर करने हैं। नंबर 1 लोकल वेरिएबल्स का आपको पता है कि इस फंक्शन में कितने लोकल वेरिएबल हैं, इस फंक्शन में कितने लोकल वेरिएबल हैं, इस फंक्शन में कितने लोकल वेरिएबल हैं। कंपाइलर नोस दैट। तो वो सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स उनको मल्टीप्लाई करते हैं उनके साइजेस के साथ। अगर इंटीजर वेरिएबल है तो इनकी जितनी रिक्वायरमेंट है मशीन डिपेंडेंट उतने बाइट्स उसके साथ मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दें तो आपके पास स्टैक का साइज भी आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इन चारों सेक्शंस का जो साइज है उसके ऊपर जो हमारा प्रोसेस है उसका साइज डिपेंड कर रहा है। तो उतना साइज हमने एलोकेट करना है, लेकिन आपने इसके ऊपर मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है कि प्रोसेस जब क्रिएट होता है उसका साइज क्या होता है, ठीक है, किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये क्वेश्चन अपने पास नोट करें। मेमोरी कितनी एलोकेट होती है, ये क्वेश्चन। अनलिमिटेड मेमोरी देते हैं या फिक्स साइज की मेमोरी देते हैं या वेरिएबल साइज की मेमोरी देते हैं, तो वो कितनी है डिपेंड करता है। ये आपने क्वेश्चन। तो आपका बेसिकली जो मेमोरी है वो बेसिकली इस तरह से आपके जो कोड सेक्शन है उसको हम टेक्स्ट सेक्शन भी कहते हैं, टेक्स्ट। और डेटा सेक्शन में ग्लोबल वेरिएबल्स ही ऊपर की तरफ अभी इंक्रीज होती है और स्टैक जो है वो टॉप डाउन, ठीक है। इस तरह से आपकी जो मैक्सिमम विजुअलाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि स्टैक भी ग्रो कर सकता है और हीप भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये एक हद तक ये दोनों जो है वो ग्रो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये ग्रो नहीं कर सकते। तो आप ये बेसिकली इसका आंसर फाइंड करके लेंगे ना कि नेक्स्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है। अब हम जब प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है तो जब हम उसको रन करते हैं तो रनिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय रनिंग? अब एक प्रोसेस जो है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो जब एक रन हो रहा होता है तो एक खास
पर्टिकुलर स्टेट पे होता है, ठीक है। जैसा कि अगर आपने बैंक में जाना है यहाँ से, तो सबसे पहले आपको लाइन में लगना पड़ेगा बाहर गेट में एंटर होने के लिए। अगर आपने यूनिवर्सिटी से बैंक में जाना है तो एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि आप टिकट लें, मुझसे टिकट लें, ठीक है, ताकि आप जो है इसी रास्ते से अगर आपने वापस आना है तो टिकट मुझे वापस रिटर्न करने के लिए। तो पहली स्टेज है टिकट लेना। आगे जाते हुए अपनी फीस सबमिट करवानी है, बैंक के अंदर एक लंबी सी लाइन लगी हुई है, आपने उसमें अगर आपने कोई वोचर सबमिट करवाना है, वोचर आपने फिल करना है तो आप वोचर फिल करते हो, इसे सेकंड स्टेज। नेक्स्ट आप लाइन में लग जाते हो, फोर्थ स्टेज। फिर आपकी बारी आती है, आपकी फीस सबमिट होती है, वो आपको रिसीव देता है अकाउंटेंट, तो आप वापस अपनी जो है वो टिकट रिटर्न करके यूनिवर्सिटी आ जाते हो। तो देयर आर वेरियस स्टेजेस। इस तरह से जो प्रोसेस जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसकी भी वेरियस स्टेजेस होते हैं। वो कौन कौन से स्टेजेस हैं? पहली स्टेज ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, मेमोरी एक लिमिटेड रिसोर्स है, सारे के सारे प्रोसेस मेमोरी में लोड नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल 10 प्रोसेसेस जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम एग्जीक्यूट होना चाह रहे हैं, दे वांट टू एग्जीक्यूट 10 प्रोसेसेस। उनमें से 6 प्रोसेसेस जो हैं वो हम मेमोरी में लोड कर देते हैं, P1 P2 P3 P4 P5 P6। 10 प्रोसेसेस जो हैं दे वांट टू एग्जीक्यूट, उनमें से 6 प्रोसेसेस हमने मेमोरी में लोड कर दिए। जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है स्टार्ट में, उसकी स्टेट होती है न्यू स्टेट होती है। उसको हम लेबल करते हैं कि अभी ये नया प्रोसेस है, न्यू स्टेट, जिसकी अभी एग्जीक्यूशन जिसकी एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोसेस जो है वो मेमोरी में लोड हो जाती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिस प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है वो मेमोरी में होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेसर जो है वो किसको मिल सकता है? क्या प्रोसेसर जो है वो P7 को मिल सकता है? नहीं, क्योंकि वो मेमोरी में नहीं है। P1 से P6 तक मेमोरी में है। जितने प्रोसेसर मेमोरी में होंगे सिर्फ वो एलिजिबल हैं टू गेट CPU, ठीक है। P1 से P6 दे आर द कैंडिडेट्स, दे आर द, इतने लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से 10 लोगों ने अप्लाई किया, 6 लोगों को हमने शॉर्टलिस्ट किया। अब 6 लोगों के आगे इंटरव्यूज होने हैं और फिर उनकी फाइनल सिलेक्शन है। जिन प्रोसेसेस को दे आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, P1 P2 ये रेडी हैं, ठीक है। इसलिए इन स्टेट की प्रोसेस को हम कहेंगे दे आर इन द रेडी स्टेट, ओके। यानी कि P7 P8 P9 P10 जो है ये प्रोसेस जो है वो न्यू स्टेट में है। और याद रहे कि एट अ टाइम एक सेम टाइम पे एक प्रोसेस एक ही स्टेट में होगा, या वो न्यू स्टेट में होगा, या वो रेडी स्टेट में होगा, या व्हाटएवर द स्टेट इज। तो ये वाले प्रोसेस जो है वो न्यू स्टेट में है और ये वाले जो प्रोसेस है ये रेडी स्टेट में है। अब रेडी स्टेट में बेसिकली एक रेडी क्यू होती है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे प्रोसेस जो है वो वेट कर रहे हैं। ये प्रोसेस जो है वो वेट कर रहे हैं इसका CPU का, इसके लिए रनिंग के लिए, ठीक है। तो जिसको CPU मिलेगा इनमें से, डिपेंडिंग अपॉन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम हम देखेंगे बाद में, इनमें से कोई एक प्रोसेस सिलेक्ट होगा जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। जैसे वो आपने प्रोग्राम देखा होगा, 1.25 लाख का क्या मतलब है, वो इस तरह का कोई 1 करोड़ का सवाल, इस तरह का कोई कौन बनेगा करोड़ का, वो एक प्रोग्राम है। तो उसमें क्या होता है कि 6 लोग जो हैं उनको एक क्वेश्चन दिया जाता है, या 10 लोग उनको एक क्वेश्चन दिया जाता है, जो सबसे अर्लीस्ट उसका आंसर देता है, करेक्ट आंसर, उसको वो चेयर पे सिलेक्ट करता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये सिचुएशन है, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर द CPU, दे वांट टू गेट CPU फॉर देयर एग्जीक्यूशन। अब इनमें से कोई एक प्रोसेस जो है वो सिलेक्ट होगा, किसी भी स्केल, किसी भी कोई एल्गोरिथम हो सकता है, वो सिलेक्ट हुआ, वो किस स्टेट में चला जाएगा, वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा, ओके। अब हो सकता है उसने CPU यूज करना, उसको CPU मिल गया, उसने CPU यूज कर लिया और वो टर्मिनेट हो गया, तो वो टर्मिनेशन स्टेट में चला जाएगा। तो प्रोसेस जो है या तो न्यू स्टेट में हो सकता है, या रेडी स्टेट में हो सकता है, या रनिंग स्टेट में हो सकता है, या टर्मिनेटेड स्टेट में हो सकता है। तो ये 4 स्टेट्स हैं। अब क्वेश्चन ये है
के दरमियान में एक सीपीयू है, एक प्रोसेस है, उसको थोड़ी देर के लिए सीपीयू दे दिया था, उसने सीपीयू मिल गया उसको, अब उसने दरमियान में आईओ कर ली, किसी आईओ डिवाइस को यूज़ करना है, वो सीपीयू रिलीज कर देगा। जब वो सीपीयू रिलीज कर देगा, ठीक है, और वो किसी आईओ डिवाइस का वेट कर सकता है, वो वेट की स्टेट में होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्रोसेस ने कहा कि मुझे मैंने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो उसको मॉनिटर फ़ौरन मिल जाए प्रिंट करने के लिए, ऐसा नहीं होता। हो सकता है एक ऑलरेडी एक प्रोसेस जो है वो मॉनिटर के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहा हो, प्रिंट कर रहा हो, तो इसको वेट करना पड़ेगा। तो इसी वाइज दैट इज वाई हमने इसको कहा वेटिंग स्टेट। अब जब वो वेटिंग स्टेट में होगा और वो आईओ डिवाइस यूज़ कर चुका होगा और उसको दोबारा से सीपीयू की ज़रूरत है, तो वो कहाँ पे जाएगा? क्या कह सकते हैं? एक प्रोसेस है, उसने सीपीयू रिलीज कर दिया था, अब उसने किसी आईओ डिवाइस को यूज़ करना था, उसने यूज़ कर दिया, अब उसको दोबारा कहाँ पे जाएगा? कौन सी स्टेट पे जाएगा? न्यू स्टेट पे, रेडी स्टेट पे, रनिंग स्टेट पे, टर्मिनेटेड स्टेट पे? रेडी स्टेट पे, यस। वो दोबारा से इस क्यू में आएगा, ये जो क्यू है इस दोबारा इस क्यू में लगेगा, ठीक है, और फिर वो मतलब एलिजिबल होगा सीपीयू गेट करने के लिए, और अगर वो सिलेक्ट हो जाता है सीपीयू के लिए तो फिर दोबारा से वो सीपीयू यूज करेगा, और इस तरह से वो चलता रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे क्वांटम टाइम की। टाइम शेयरिंग सिस्टम में एक क्वांटम टाइम होता है, क्वांटम टाइम होता है एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसको हम क्वांटम टाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10 नैनोसेकंड। टाइम शेयरिंग सिस्टम में हम हर प्रोसेस को एक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम देते हैं, उतने टाइम के लिए उसको सीपीयू मिलता है, उसके बाद उससे सीपीयू ले लिया जाता है, प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इस केस में जरूरी नहीं है, इस केस में जो है वो ये हो रहा है कि एक प्रोसेस को सीपीयू मिला, वो अपनी मर्जी से रिलीज कर रहा है सीपीयू पे, मैंने आईओ करनी है, मैं आईओ करके फिर दोबारा से इस स्टेट में आ जाऊंगा और फिर मैं सीपीयू यूज करूंगा एंड सो ऑन। तो जब उसकी ये फेज कंप्लीट हो जाएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। एक प्रोसेस जो है वो प्रीएम्प्ट करना और सीपीयू रिलीज करना दोनों में फर्क है। सीपीयू रिलीज करने का मतलब है कि वो अपनी मर्जी से रिलीज कर रहा है। अगर एक प्रोसेस P1 की जॉब जो है वो है 20 नैनो सेकंड्स और P6 की जॉब जो है वो है 15 नैनो सेकंड्स, इसमें भी सिर्फ सीपीयू यूज करना है, इसमें भी सिर्फ सीपीयू यूज करना है, और हमारा क्वांटम टाइम है 10 नैनो सेकंड। हमने अगर P1 को सिलेक्ट किया है तो P1 जो है 10 नैनो सेकंड्स के लिए अपनी जॉब कंप्लीट करेगा, फिर इसको रोक देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे और किसी और प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे। अब मुझे ये बताएं, इस सिनेरियो में ये जो है ग्राफ वो ठीक वर्क करेगा? इस सिनेरियो में आप अज्यूम करें कि सारे के सारे प्रोसेसेस ने सिर्फ सीपीयू यूज करना है, सारे के सारे प्रोसेसेस ने सिर्फ सीपीयू यूज करना है, आईओ नहीं करनी, और क्वांटम टाइम 10 है, और कई ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनका क्वांटम टाइम जो है वो 10 से ज्यादा है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं ये फ्लो सही वर्क करेगा? कहाँ पे प्रॉब्लम है? क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या है? बस एक बंदे को क्लियर हुआ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दो तरह के प्रोसेस होते हैं अगर हम एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें। एक होता है आईओ बाउंड प्रोसेस, एक होता है सीपीयू बाउंड प्रोसेस। ऐसे प्रोसेसेस जो अपना एग्जीक्यूशन का ज्यादा टाइम सीपीयू पे लगाते हैं उनको सीपीयू बाउंड प्रोसेस कहते हैं, और ऐसे प्रोसेसेस जो अपना ज्यादा टाइम, टोटल टाइम का ज्यादा टाइम आईओ पे लगाते हैं उनको हम कहते हैं आईओ बाउंड प्रोसेस। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस जो है वो 100 नैनोसेकंड्स का टास्क है, अब इसमें से वो 60% जो टाइम है वो आईओ पे लगाता है, आईओ डिवाइसेस पे, और 40% टाइम जो है वो सीपीयू पे लगाता है। तो इसका मतलब है ये आईओ बाउंड प्रोसेस। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के सारे प्रोसेसेस जो है वो सीपीयू बाउंड है, ठीक है, और 100% वो सीपीयू यूज करना चाहते हैं। क्वांटम टाइम ये है 100 नैनोसेकंड, 10 नैनोसेकंड। इतने टाइम के बाद हमने एक प्रोसेस से सीपीयू छीन लेना है, चाहे उसका काम हुआ है या नहीं हुआ। क्या ये फ्लो वर्क सही करेगा? इस केस सिर्फ रेटिंग का मसला आएगा
काफी सारा कुछ सीखने को है। वेटिंग को छोड़ दें, वेटिंग का मसला नहीं है, इसको समझने का जो भूल है ये है ही नहीं है। तो ठीक है, अच्छे काम करेगा। सही काम करेगा, Yes, sir। दोबारा चेक कर लें। रनिंग से रेडी में जाएगा, रेडी से फिर क्यों लगेगी, फिर रनिंग से रेडी में अगर टर्मिनेट हो रहा है तो टर्मिनेट तो जा रहा है, रनिंग से रेडी में जा रहा है, तो रनिंग से रेडी में जाएगा किस तरह। Yes, sir। तो ये अगर हमने इस तरह का प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है कि अगर एक प्रोसेस जो है उसको 20 नैनोसेकंड के लिए प्रोसेसर चाहिए, उसको 10 सेकंड हमने दिए हैं, उसके बाद उसको रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, उससे सीपीयू छीनना पड़ेगा, उसको दोबारा से फोर्सफुली रेडी क्यू में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो लेक था जो लीसिंग लगा, ये वो केस था जिसमें सीपीयू जो है वो वॉलंटियरली प्रोसेस जो है वो वॉलंटियरली रिलीज कर रहा है, अपनी मर्जी से रिलीज कर रहा है। ये वो केस है जिसमें उससे छीना जा रहा है, प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। तो इस केस में वो इस बात पे दोबारा रेडी क्यू में आएगा, और इस केस में वो दोबारा से फोर्सफुली रेडी क्यू में आएगा। थिंक इज अगर उसे सीपीयू ही यूज करना है तो वो इधर आएगा, फिर अगर उसकी जॉब कंप्लीट हुई, वो प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस तरह से वो चलता रहेगा, वो कभी भी इधर नहीं आएगा और वो टर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद। दिस इज द कंप्लीट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, आपको मैंने कहा था कि आपने इंटरप्ट पढ़ना है, ट्रैप पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट स्विच पढ़ना है, आपने सिग्नल पढ़ना है, आपने पढ़ा है आपने। नेक्स्ट क्लास में आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। जिन्होंने करवा दी, जिन्होंने बना दी वो करवा दें, जिन्होंने नहीं बनाई वो नेक्स्ट क्लास तक इसको सबमिट करवा दें। ठीक है, तो जिन लोगों ने सबमिट करवा रहे हैं वो मुझे बताएं इंटरप्ट क्या होता है, ट्रैप क्या होता है, इंटरप्ट क्या होता है, सिग्नल क्या होता है। प्रोसेस जब स्टॉप करते हैं तो उसकी स्टेट को सेव करना पड़ेगा, और दूसरे प्रोसेस को चलाना है तो उसकी स्टेट को लोड करना पड़ेगा। तो लोडिंग अनलोडिंग इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये कैसे होता है, लेट्स चेक। आप बताएंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो सेव करनी पड़ेगी। एक एक इंफॉर्मेशन बताते हैं अपने माइंड में जो आती है। जब एक प्रोसेस को स्टॉप करेंगे हम दूसरी दफा ऑफ कोर्स उसी जगह से जहाँ पे उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हुई थी वहाँ से दोबारा से हमें स्टार्ट करना है। तो क्या क्या चीज़ें सेव करनी पड़ेंगी आपके माइंड में, क्या क्या चीज़ें आती हैं जो सेव करनी पड़ेंगी प्रोसेस के लिए। या तो एक प्रोसेस रेडी क्यू में आएगा, रेडी क्यू में एग्जीक्यूशन रनिंग में हो रहा है, तो रनिंग में हमने उसको स्टॉप कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, उसको रोक लिया और दोबारा रेडी क्यू में उसको लगा दिया। दोबारा से जब इस रनिंग में आएगा ऑफ कोर्स वो वहीं से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा जहाँ पे उसको स्टॉप किया था। क्या क्या चीजें जो है वो सेव करनी पड़ेगी आपके ख्याल में। जब इस रनिंग में है प्रोसेस तो क्या यूज कर रहा है, सीपीयू यूज कर रहा है ना। सीपीयू में क्या है, रजिस्टर। आपको पता है कि जब हमने रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती है तो रिकॉर्ड कीपिंग का एक बेसिक रूल है, थंब रूल है कि आप उसके साथ एक आईडी लगाते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेसिक रूल जो कि आपने देखा है बेस कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है कि जब आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है तो जैसे हमारा रिकॉर्ड नादरा के पास है तो हमारा एक आईडी है जिसको हम CNIC कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस नंबर होता है, वो प्रोसेस नंबर सेव करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1 प्रोसेस की स्टेट को सेव करना पड़ेगा। क्या स्टेट, कि प्रोसेस की स्टेट में है तो कौन कौन सी स्टेट्स हमने पढ़ी है प्रोसेस की, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। तो इनमें से कौन सी स्टेट में है प्रोसेस, उस प्रोसेस की स्टेट को सेव करना पड़ेगा। तो प्रोसेस स्टेट सेव होगी। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या आता है,
पीसी एक रजिस्टर होता है जिसको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। उसमें क्या होता है, पीसी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। जो भी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी है, पीसी कंटेन्स दैट एड्रेस, उसको कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर या एटलीस्ट असेंबली लैंग्वेज में या इवन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कोर्स में, अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीसी होता है, जिसको हम पीसी रजिस्टर को हम प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर भी कहते हैं, उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टेट होता है। अब जिस स्टेट पे, जिस इंस्ट्रक्शन पे हमने प्रोसेस को रोकना है, अब अगली दफ़ा उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, तो जो नेक्स्ट एड्रेस है वो स्टोर करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई वी आर सेविंग प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ठीक है, जितने भी रजिस्टर्स हैं सीपीयू के, वो सारे के सारे सेव करने पड़ेंगे। ठीक है, मेमोरी लिमिट्स, मेमोरी लिमिट्स का क्या मतलब है? एक जॉब जो है वो यहाँ पे हमने लोड किया, तो देयर आर टू मेमोरी लिमिट्स, एक होती है अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। ये इसकी अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, या ये इसकी अपर लिमिट है। ठीक है, इसको कहते हैं बेस एड्रेस, और इसको हम कहते हैं लिमिट एड्रेस। बेस एड्रेस में आपका जो प्रोग्राम जहाँ पे लोड होता है उसका स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर होता है। तो बेस एड्रेस में क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस। और लिमिट एड्रेस में क्या होता है, प्रोसेस का साइज जो है वो स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल ये कितने साइज का है, इसका साइज है 1 KB, सपोज ये साइज। लिमिट एड्रेस में एंडिंग एड्रेस स्टोर नहीं होता, लिमिट एड्रेस में साइज ऑफ द प्रोसेस स्टोर होता है। एंडिंग एड्रेस कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? कैसे? एस प्लस बेस प्लस लिमिट इज इक्वल टू एंडिंग एड्रेस। तो ये प्रोसेस जो है वो मेमोरी में किस जगह पे लोड है, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो ये बेसिकली एक बेस रजिस्टर भी होता है, एक लिमिट रजिस्टर भी होता है हार्डवेयर में। ठीक है, उसमें आपका बेस एड्रेस स्टोर होता है और लिमिट एड्रेस स्टोर होता है। ये दोनों यूज किस लिए होते हैं? ये बेसिकली प्रोसेस की जो स्पेस होती है उसको बेसिकली टैकल करने के लिए यूज होते हैं। क्यों? वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि जब कोई भी इंस्ट्रक्शन रीड होगी तो वो देखा जाएगा पहले कि क्या ये इसी रीजन से बेसिकली बिलोंग करती है। अगर इसी रीजन से बिलोंग करती है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करने देंगे, अदरवाइज उसको एरर दे देंगे कि आउट ऑफ मेमोरी एक्सेस, आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो बेस एड्रेस और लिमिट एड्रेस, इसको कहते हैं मेमोरी लिमिट्स, ये आपको स्टोर करना पड़ेगा। इसके अलावा उस प्रोसेस ने जितनी फाइल्स ओपन की हुई हैं वो लिस्ट ऑफ फाइल्स, वो स्टोरेज मैनेजमेंट में जब हम देखेंगे कि किस तरह से फाइल्स जब ओपन होती हैं तो एक प्रोसेस किस तरह से उनका रिकॉर्ड रखता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको स्टोर करनी पड़ेगी। जब एक प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करना है, रोकना है, उसकी स्टेट को सेव करना है, उसका मतलब ये है प्रोसेस स्टेट सेव करनी पड़ेगी, प्रोसेस नंबर सेव करना पड़ेगा, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सारे सेव करने पड़ेंगे एंड सो ऑन। तो ये फिक्स, कोई चीज़ फिक्स है ये ना, कि हर प्रोसेस के लिए देयर आर फिक्स नंबर ऑफ टास्क जो कि हमने सेव करना है। ये इंफॉर्मेशन जो कि सेव करनी है, सेव कहाँ पे करनी है, सेव कहाँ पे करेंगे, कौन बताएगा? मेमोरी में सेव करेंगे, मेमोरी में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसने रिकॉर्ड रखना है, एक प्रोसेस को सेव करना है, दूसरे प्रोसेस को लोड करना है। ये पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी हम एक डेटा स्ट्रक्चर में सेव करते हैं। उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली इज अ रेकॉर्ड जिसमें आपकी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। तो फॉर एग्जांपल पीसीबी 0 में, ठीक है, ये सारी की सारी प्रोसेस 0 की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे लोड है। कौन सी इंफॉर्मेशन, वो मैंने आपको बताया। इस तरह से एक लिंक लिस्ट के थ्रू हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर प्रोसेस P1 आ जाता है, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो PCB1 के अंदर स्टोर है एंड सो ऑन। तो एक लिंक लिस्ट के थ्रू हम
इन स्ट्रक्चर्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और कहाँ पे स्टोर होगी मैंने आपको बताया। ये इंफॉर्मेशन क्यों स्टोर करने की जरूरत है? येलो शर्ट इंफॉर्मेशन क्यों स्टोर करने की जरूरत है? Why we are needing to save this information? क्यों? तुम्हारा लोड सही है। बेसिकली एक प्रोसेस है उसको स्टॉप करना है और दूसरे प्रोसेस को हमने सीपीयू एलोकेट करना है। उससे प्रोसेस जब सीपीयू एलोकेट करना है, सीपीयू एलोकेट करने का मतलब ये है कि सीपीयू के सारे रिसोर्सेज अब उस प्रोसेस के हो गए हैं। आपको खुले तौर पर उसको यूज कर सकता है, उसको ओवरराइड कर सकता है, रजिस्टर्स को यूज कर सकता है। जब वो रजिस्टर्स को यूज करेगा जो प्रीवियस प्रोसेस की जो रजिस्टर्स की कंटेंट्स होंगे वो ओवरराइड हो चुके होंगे। अब दोबारा जब प्रीवियस प्रोसेस को चलाएंगे तो कंटेंट्स वो नहीं होंगे। वो कंटेंट्स कहां से लेके आएंगे? प्रीवियस कंटेंट्स वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो वो इसके सेव हुए होंगे। तो हम क्या करेंगे, सीपीयू से प्रोसेस P0 को P1 से इसको स्टॉप करना है। इसकी सारी की सारी जो इस वक्त जो सीपीयू की स्टेट होगी वो सारी की सारी इसमें सेव करेंगे, नंबर 1। और जब इसको चलाना है तो इसकी सारी की सारी स्टेट जो है वो सीपीयू में लोड करेगा। तो फिर जब ये रीडिंग राइटिंग करेगा तो इसकी रीडिंग राइटिंग टेबल फेल ही होगी। जब इसको चलाना होगा तो इसकी सारी की सारी स्टेट जो करंट स्टेट होगी वो सेव करेंगे यहाँ पे, और इसकी प्रीवियस स्टेट जो है वो मेमोरी इधर लोड करेंगे। जब इधर लोड करेंगे तो फिर जो अपनी ये रीडिंग राइटिंग करेगा और रजिस्टर्स के ऊपर तो वो सिंक्रोनाइज होंगे। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? तो दैट इज व्हाई इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। एक प्रोसेस को स्टॉप करना, दूसरे प्रोसेस को चलाना, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच में टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? प्रोसेस के रजिस्टर्स हैं, अगर 32 रजिस्टर हैं, कितने रजिस्टर हैं, वो सारे के सारे रजिस्टर जो हैं वो सारे के सारे कंटेंट्स को सेव करना, एक जगह से दूसरी जगह सेव करना, मतलब सीपीयू से उनको फैच करना और मेमोरी में सेव करना। तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। फिक्स टाइम लगेगा या प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करेगा? सारे ही कहते हैं खुदा के बंदो फिक्स टाइम लगेगा। आप सीपीयू क्या आप सीपीयू के जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोसेस टू प्रोसेस में हैं, वो चेंज हो जाएंगे। वो तो वही है, सीपीयू हार्डवेयर है। हार्डवेयर में जो रजिस्टर हैं, जो भी इसमें चीजें हैं वो तो फिक्स हैं। 64 रजिस्टर हैं, ठीक है। कौन सा चेंज हुआ है, कौन सा चेंज नहीं हुआ, इसके मतलब नहीं है, सारे के सारे डंप कर दो। तो प्रोसेस P0 के लिए भी उतने ही रिसोर्सेज, उतने ही जो नंबर ऑफ साइज, उतने ही रजिस्टर्स यहाँ पे डंप करने हैं, जितने के P1 के लिए करते हैं, जितने के लिए P2 के लिए करते हैं। तो ये जो स्टेट भी सेव करनी है, हर प्रोसेस के लिए नंबर भी सेव करना है, उसका प्रोग्राम काउंटर भी सेव करना है, रजिस्टर्स भी सेव करने हैं। ये तो फिक्स चीजें हैं, हर प्रोसेस के लिए करनी है। तो देयर इज अ फिक्स साइज जो कि हमने सोल्व करना। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच में हमेशा सेम टाइम लगेगा या डिफरेंट टाइम लगेगा? सेम टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है ये ऐसा टाइम होता है जो वैल्यूएबल टाइम है या वेस्टेज टाइम? वेस्टेज टाइम। बिकॉज जब हम एक प्रोसेस की स्टेट, एक प्रोसेस को रोकेंगे, दूसरे प्रोसेस को चलाएंगे, प्रोसेस तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो जितना भी टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विच में लगेगा वो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्वांटम टाइम जो है वो क्या रखेंगे? हम कहते हैं इतने टाइम के लिए हम प्रोसेस को सीपीयू को एक प्रोसेस को एलोकेट करेंगे, वो टाइम कितना होगा? हाउ मच टाइम दैट इज? हमें तो पता ही नहीं है प्रोसेस में अभी कोई लोड नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि किस प्रोसेस में काम करना है। मुझे पता है सर हम टाइम निकाल सकते हैं ना, साइज पे अगर मैं एक बार एक लूप लगा देता हूँ, ठीक है, और मैंने वो 1 मिलियन टाइम वो लूप लगा दिया है, उसकी 3 लाइनें होंगी या 4 लाइनें होंगी, अपर लेवल हाई लेवल, उसका साइज छोटा है प्रोग्राम का। और एक मैंने कोड लिखा हुआ है 1000 लाइंस का, उसमें मैंने कोई भी लूप यूज नहीं किया,
तो वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा 1000 वाला लाइंस वाला या 4 लाइंस वाला? 1000 लाइंस वाला जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन की उसके ऊपर भी डिपेंडिंग आ रही है इसके एग्जीक्यूट टाइम। तो क्वांटम टाइम कैसे रखेंगे? क्वांटम टाइम पे कैसे रखेंगे? द रूल इज फ्रॉम जितना टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विच में लगेगा ये हमारा वेस्टेज टाइम होता है। क्योंकि बार बार अगर मैं क्वांटम टाइम, अगर मुझे फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वांटम स्विच के लिए मुझे 10 नैनो सेकंड्स लग रहे हैं। जब भी मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है मुझे 10 नैनो सेकंड्स पे करने पड़ेंगे। क्या मैं क्वांटम टाइम जो है वो 100 नैनो सेकंड रख सकता हूँ? अगर मैं रखूंगा तो मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है? कितने परसेंट? और अगर मैंने क्वांटम टाइम 100 नैनो सेकंड रखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर एक प्रोसेस P1 है उसको मैं 100 नैनो सेकंड दूंगा। अगर मैंने उसके बाद दूसरे प्रोसेस को चलाना है मुझे कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच का इटसेल्फ टाइम है 100 नैनो सेकंड। फिर दूसरा प्रोसेस P2 चलेगा, उसको मैंने 100 नैनो सेकंड्स के लिए दिया, फिर मुझे कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा, फिर एक नया प्रोसेस आएगा। सो अब बताएं सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है? जीरो। प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। जब जितने जैसे वो लोड हो रहा है उतने उससे साथ ही हम लोग खींच रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम कह रहे हैं कि सीपीयू 100 नैनो सेकंड के लिए एलोकेट कर दिया, उसने 100 नैनो सेकंड यूज किया, उसके बाद हमने करना है कॉन्टेक्स्ट स्विच। इटसेल्फ कॉन्टेक्स्ट स्विच में 100 नैनो सेकंड लगेगा। फिर उसके बाद नया प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उसको वो उतना टाइम लेगा। अब बताएं सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है? 50%। 50% कैसे है? अगर 1000 नैनो सेकंड्स के लिए सीपीयू एलोकेट करें और कॉन्टेक्स्ट स्विच करें तो 500 नैनो सेकंड जो है वो यूजेबल है, बाकी 500 नैनो सेकंड्स कॉन्टेक्स्ट स्विच में जाया हो गए। तो इसकी परफॉर्मेंस क्या है? अब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट शुड द क्वांटम टाइम, क्वांटम टाइम क्या होगा। तो अगर आपने सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है वो 90% करनी है तो आप मुझे ये बताएं कि क्वांटम टाइम क्या होगा। रिवर्स क्वेश्चन है, परसेंटेज दे दी है मैंने, परसेंटेज इज 90%। क्वांटम टाइम पूछ रहा हूँ, ये है आपके पास कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम। क्वांटम टाइम क्या होगा? 900 नैनो सेकंड। इसको 1000 कर दें। अगर सिस्टम में अगर उसका क्वांटम टाइम 1000 रखें और 1000 के बाद हमें 100 टाइम वेस्ट 100 नैनो सेकंड वेस्ट करना है, हर 1000 के बाद 100 नैनो सेकंड वेस्ट करना है, हर 1000 के बाद 100 नैनो सेकंड वेस्ट करना है, तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस आएगी 90%। तो यहाँ से हम बेसिकली क्वांटम टाइम डिसाइड कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच को देख के कि अगर हम परफॉर्मेंस सिस्टम की इतनी परसेंट चाहते हैं तो हम इतना क्वांटम टाइम रखेंगे, ना कि प्रोसेसेस के साइज को देख के, ना कि उनको उधर से पता ही नहीं चलेगा। तो क्वांटम टाइम और कॉन्टेक्स्ट स्विच का टाइम जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सिस्टम का टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम वी कैन कंप्यूट क्वांटम टाइम। तो नॉर्मली जो हम सजेस्ट करते हैं साइंटिस्ट, तो ये कहते हैं कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस 90% होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम क्वांटम टाइम जो है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट स्विच डिसाइड करते हैं और ना कि हम प्रोसेसेस के साइजेस की बेस पे। इज इट क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से एक प्रोसेस P0 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम हम इस स्लाइड से स्टार्ट करेंगे।